नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके आने वाली जेएसएससी लैब असिस्टेंट परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे और जानेंगे कि आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। साथ में पिछले वर्ष जिस प्रकार के क्वेश्चन बने थे उन सभी क्वेश्चन को भी चर्चा करते हुए चलेंगे। फुल रिवीजन होने वाला है, इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों, समझ करके चलिए कि आज के इस वीडियो से 5 से 10 क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना तो अभी तक सब्सक्राइब किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। इसी प्रकार हम ट्राई करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले तक जितना हो सके आपका रिवीजन करवा दें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहले थ्योरी पार्ट में। सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ए क्लास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। मेनली इसमें क्या क्या रहता है? कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। एंड प्राइमरली किनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स, और इसमें बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स में फैले रहते हैं। कंप्राइजिंग अप टू 80% ऑफ ड्राई वेट। ठीक है, ड्राई वेट का 80% जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है प्लांट्स में। दे आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड दे आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ आवर फूड। ठीक है, तो हमारा जो फूड है, हम लोग का जो खाना है, वे अल्टीमेट सोर्स होते हैं। ठीक है, इन हायर एनिमल्स द सिंपलर शुगर जैसे कि ग्लूकोज इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड ऑकर्स इन ए पॉलीमरिक फॉर्म एज ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल। ठीक है, जो शुगर होते हैं ये एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है। हालांकि ज़्यादा मात्रा में हो जाने से डायबिटीज़ हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ये अगर सीमित मात्रा में रहता है तो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड होते हैं। ठीक है, और ये पॉलीमरिक फॉर्म में मौजूद रहते हैं जैसे कि ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। आगे थ्योरी कुछ कुछ लिखा गया है, वीडियो को पॉज करके आप इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। चलिए जानते हैं क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इसको इन जनरली इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो शुगर, एक तो नॉन शुगर। शुगर क्या है? दीज आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच आर स्वीट एंड वाटर सोल्यूबल। शुगर्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्वीट होते हैं और वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, कैन शुगर, ये सब क्या है? शुगर्स हैं। उसके बाद नॉन शुगर में आता है दीज आर टेस्टलेस, इसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एमोर्फस। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ये सब नॉन शुगर के एग्जाम्पल है। बट नाउ डेज, लेकिन आजकल इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। नंबर ऑफ यहाँ पे जो आपका मोनोसेक्राइड मौजूद है उसके अनुसार यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, नंबर ऑफ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, अर्थात कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, उसके नंबर के हिसाब से यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है। जैसे कि मोनोसेक्राइड, द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है मोनोसेक्राइड्स, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे कंटेन एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। फिर इसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहता है तो एल्डोजेस कहा जाता है, अगर कीटो ग्रुप रहता है तो कीटोजेस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, 5 मेंबर अगर मोनोसेक्राइड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है उसको एल्डोपेंटोजेस कहेंगे। उसके बाद 6 मेंबर कोई मोनोसेक्राइड है जिसमें कीटो ग्रुप मौजूद है उसको कीटो हेक्सोजेस कहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जैसे कि एल्डोटेट्रोसिस, इसको एरिथ्रो एथिरियो में डिवाइड किया जा सकता है। एरिथ्रो एथिरियो हमें आगे मिलेगा क्वेश्चन में, और एरिथ्रो एथिरियो से क्वेश्चन भी आता है। एरिथ्रो अर्थात कि एक ही साइड में सेम ग्रुप रहता है, थिरियो में अलग अलग रहता है। ठीक है, कीटोटेट्रोसिस का एग्जांपल दिया गया है। तो ये सभी एग्जांपल दिए गए हैं मोनोसेक्राइड के, तो ये एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने सभी एग्जांपल को ऐड कर दिया गया है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा टाइप ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स which can be hydrolyzed into definite number of monosaccharide molecule। definite number of monosaccharide molecule में फर्दर हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, इसको कहा जाता है ओलिगोसेक्राइड। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम
देम ऑन हाइड्रोलाइसिस दे मे बी कॉल्ड डाई, ट्राई और टेट्रासेक्राइड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, कितना मोनोसेक्राइड या फिर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे मौजूद है उसके अनुसार यहाँ पे डाई, ट्राई और टेट्रा में इसे डिवाइड किया जाता है। मेनली 10 मोनोसेक्राइड के कम वाले जो भी सेक्राइड होते हैं उनको हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, किसी के देखिए एग्जांपल दे दिया गया है ट्राइसेक्राइड जिसके रेफिन, मोज। ठीक है, उसके बाद स्टाइकियोज ये कहा गया है। उसके बाद देखिए पॉलीसेक्राइड किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस करते हैं या फिर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलाइसिस करने पर, उनको हम लोग पॉलीसेक्राइड कहते हैं। मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, मेनली मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स वाले जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम लोग पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नोमेनक्लेचर कुछ नोमेनक्लेचर दिया गया जैसे कि CH2OH, CHO इसको कहा जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल इसका आयुपेक नेम है। उसके बाद CH2OH, C+O CH2OH इसको कहा जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसके बाद देखिए ग्लूकोज का दिया गया है, ग्लूकोज का आप क्या कहेंगे, फ्रुक्टोज को क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए आयुपेक नेम दिया गया है ग्लूकोज का जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सानेल। फ्रुक्टोज का दिया गया है 1, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन 2-ओन। ठीक है, तो इसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो आयुपेक नेम है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, मोनोसेक्राइड को देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बात किया मोनोसेक्राइड में CHO ग्रुप रहता है तो उसको एल्डोजेस कहा जाता है और CO ग्रुप रहता है तो कीटोजेस कहा जाता है। ठीक है, बाय द नंबर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन द मॉलिक्यूल, जितना कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उसके अनुसार भी इसको जैसे कि ट्रायोज, टेट्रोज या फिर पेंटोज, हेक्सोज इस टाइप से इसको डिवाइड फिर किया गया है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है, तो इनको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि एराबिनोज हो गया, राइबोज, जाइलोज, इन सब का पूछा जा सकता है। एल्डोपेंटोजेस, ठीक है, एल्डोहेक्सोजेस, उसके बाद कीटोट्रायोजेस, तो इन सब का दिया गया जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, इन सब का देख लीजिएगा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है ये और इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। तो इस चार्ट को पॉज करके आप सभी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए जानते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज से क्वेश्चन बनता है बहुत सारा, आपके आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा और आपके सिलेबस में भी ग्लूकोज को दिया गया है। देखिए ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज जो है ये मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड है। इट इज़ नोन एज डेक्सट्रोज बिकॉज इट ऑकर्स इन नेचर प्रिंसिपली एज अ ऑप्टिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। ठीक है, जो नेचुरली ओकरिंग ग्लूकोज होता है इसको हम लोग डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरली ओकरिंग डेक्स्ट्रोज के रूप में भी मिलता है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी अर्थात कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है इसीलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इज फाउंड इज मोस्ट स्वीट फ्रूट, जो भी स्वीट फ्रूट होते हैं उसमें मिलता है जैसे कि यहाँ पे ग्रेप्स में 20 to 30% मिलता है, हनी में भी मिलता है। इट इज एसेंशियल कंस्टिट्यूट ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। द ब्लड नॉर्मली कंटेन 65 to 110 mg, याद रखेंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लड में कितना ग्लूकोज रहता है? 65 to 110 mg, 0.06 to 0.1% ग्लूकोज पर 100 ml में इतना आपका ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं तो ऑब्वियस सा बात है उनमें ग्लूकोज का जो स्तर है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्रकार से आपको ग्लूकोज बनाना है। तो याद रखें कि सुक्रोज से भी आप ग्लूकोज बना सकते हैं। सुक्रोज का ट्रीटमेंट अगर HCl + H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन करते हैं तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। याद रखेंगे सुक्रोज जो कि डाइसेक्राइड है इससे आप मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना सकते हैं। इसका आपको ट्रीटमेंट करना होगा H2SO4 और HCl इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद स्टार्च से बना सकते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला ये होता है, इसका भी ट्रीटमेंट आपको H2SO4 एट हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर करना होगा या फिर यहाँ पे HCl भी कंडीशन के रूप में लेना होगा और यहाँ पे ग्लूकोज आपका बनेगा। स्टार्च से भी आप बना सकते हैं तो इसको याद रखेंगे। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। सम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज आर मेंशन्ड एज अंडर। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज है इसको नीचे मेंशन किया गया है। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सभी चैप्टर के आपका पीडीएफ यहाँ पे मौजूद है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज आर मेंशन्ड एज अंडर। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज दिए गए हैं ग्लूकोज के, तो उनको आप देख सकते हैं। इट इज कलरलेस स्वीट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 419 डिग्री केल्विन, माफ कीजिएगा केल्विन। ठीक है, इट इज़ द कलरलेस, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं जिसका जो टेम्परेचर होता है 419 केल्विन होता है। ठीक है, सोल्युबिलिटी देखिए यहाँ पे दिया गया, रेडली सोल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्युबल इन एल्कोहल एंड इनसोल्युबल इन ईथर। ईथर में ये इनसोल्युबल है, स्पेरिंगली सोल्युबल इन एल्कोहल है, उसके बाद रेडली सोल्युबल इन वाटर है। ठीक है, इट फॉर्म्स ए मोनोहाइड्रेट हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 391 केल्विन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये मोनोहाइड्रेट बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि डेक्स्ट्रो रोटरी होता है, अर्थात कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करता है। द स्पेसिफिक रोटेशन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, +112 डिग्री सेल्सियस ये स्पेसिफिक रोटेशन होता है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 3/4 एज स्वीट एज शुगर कैन, दैट इज सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो कि शुगर कैन है, और शुगर कैन का 3/4 पार्ट इसका स्वीट होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, जैसे कि ग्लूकोज का यहाँ पे Br2H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, देखिए एक ग्लूकोनिक CO जो CHO ग्रुप था ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया COOH। तो ऑक्सीडेशन आपका क्या होगा, ग्लूकोज का यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंडीशन याद रखेंगे Br2H2O, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्ट बन रहा है। तो याद रखेंगे ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद Br2H2O गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लूकोज HNO3 के साथ अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे ग्लूकेरिक एसिड मिलता है। ग्लूकेरिक एसिड अर्थात कि यहाँ पे देखिए ग्लूकोनिक एसिड में एक COOH था, यहाँ पे देखिए 2 COH अर्थात कि डाई COH ग्रुप रहेगा। ठीक है, 2 COH ग्रुप है तो उसको ग्लूकेरिक एसिड कहेंगे। अगर एक COH ग्रुप था तो इसको हम लोग ग्लूकोनिक एसिड कह रहे थे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं जो रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है, देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर आपको पता लगाना है ग्लूकोज में एल्डिहाइड है या फिर नहीं है तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड जिसमें रहता है उसी के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है। ठीक है, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको कहा जाता है टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 + NH4OH इसको कहा जाता है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, और उसके बाद एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, नीचे दिया गया देखिए एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, इसको कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो इनके साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे AgNO3 + NH4OH इसको क्या कहा जाता है, टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए ग्लूकोज फिर Ag2OH, पहले ये रिएक्ट करके AgO बनाएगा, फिर AgOH जो है ये AgO2 बनाएगा, Ag2O बनाएगा, और ये जो ग्लूकोज है Ag2O के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, साथ में सिल्वर मिरर फॉर्म होगा। ठीक है, सिल्वर मिरर फॉर्म होगा इसमें। अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो आप सभी को याद आ रहा होगा। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में हम लोगों ने सिल्वर मिरर बनाया था। और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पे रेड PPT मिलता है, CuSO4.NH CuSO4 + 2 NaOH जो है फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। फिर ये देखिए दोस्तों ग्लूकोज यहाँ पे रिएक्ट करके ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, साथ में रेड PPT बनाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ही रिएक्शन को याद रखेंगे, टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, रिडक्शन देखिए दोस्तों ग्लूकोज रिड्यूस होता है NaHgH2O के प्रेजेंस पे और सॉर्बिटॉल बनाता है। ठीक है, दोनों तरफ OH ग्रुप देखिए यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये सॉर्बिटॉल है। ग्लूकोज रिड्यूस करता है, और यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन याद रखेंगे NaHgH2O के प्रेजेंस में सॉर्बिटॉल बनाता है। ठीक है, HI रेड फॉस्फोरस के साथ देखिए दोस्तों N-हेक्सेन बनाते हैं और 2 आयोडोहेक्सेन बनाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ग्लूकोज जो है HI रेड फॉस्फोरस के साथ N-हेक्सेन बनाएगा और 2 आयोडोहेक्सेन बनाएगा। ठीक है, रिडक्शन विथ HCN, और HCN के साथ अगर रिडक्ट करेंगे तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट ये
आपका प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ग्लूकोज HCl के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएगा, जो CHO ग्रुप है लास्ट में OH और यहाँ पे CN आ जाएगा, ठीक है। देखिए OH यहाँ पे CHO ग्रुप जो था, CH यहाँ पे O के साथ यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और CN कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। उसके बाद रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल एमाइन, हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है वो देख लीजिए। NH2OH के साथ ये रिएक्ट करके ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्साइम प्लस H2O बनाता है। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ ये किस प्रकार रिएक्ट करता है नीचे दिया गया है। रिएक्शन विथ एसिटिक एनाडाइड और एसिटाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करके देखिए दोस्तों, एसिटाइल क्लोराइड या यहाँ पे एसिटिक एनाडाइड लिए हैं, ZnCl2 कंडीशन लिए हैं, हीट दे रहे हैं, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट इसका फॉर्मेशन होगा और CH3COOH यहाँ पे एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मिथाइल अल्कोहल के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है। माफ कीजिएगा, मिथाइल अल्कोहल या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ भी सेम ही रिएक्शन शो करता है। ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज यहाँ पे ले लेंगे, HOCH3 ले लेंगे, ड्राई HCl ले लेंगे और मिथाइल ग्लाइकोसाइड ये बनाएगा, ठीक है। मिथाइल ग्लाइकोसाइड याद रखेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिथाइल ग्लाइकोसाइड बनता है। उसके बाद रिएक्शंस विथ मेटलिक हाइड्रोक्साइड, मेटलिक हाइड्रोक्साइड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। ग्लूकोज ले लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए हैं, कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाएगा, इसका फॉर्मूला इस टाइप से होता है C6H11O5 और यहाँ पे जो OH है, OH के ये जो H है ये हट करके OCaOH ग्रुप आ करके अटैच हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम ग्लूकोसेट, ठीक है। अन्य कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, इन सभी रिएक्शन को देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ग्लूकोज लिया गया, HCl ले गया, तो यहाँ पर साइक्लिक फॉर्मेशन होगा, 5 हाइड्रोक्साइल मिथाइल फरफ्यूरेल बनाएगा, ठीक है। और इसी को फर्दर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लेबोलिनिक एसिड बनेगा, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज जाइमेज के साथ रिएक्शन करके इथाइल अल्कोहल बनाता है प्लस 2H2O बनाता है। ये सब कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल है, तो आप इन सभी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखिए ये सभी थ्योरी पार्ट है, इसको मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, अगर एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे दिया गया है, इस टाइप से ओपन चेन ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है D+ ग्लूकोज कहा जाता है, क्यों C5 को आपको देखना है, राइट साइड में देखिए OH ग्रुप है, इसीलिए D+ ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना है। कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज किस प्रकार से हो सकता है, तो इसको भी नीचे आप देख सकते हैं, पूरा थ्योरी पार्ट है, ठीक है। इसको देख सकते हैं, नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारा थ्योरी पार्ट है, मैंने इसको सारा चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर दिया है थ्योरी में। उसके बाद फ्रुक्टोज भी आपका सिलेबस में दिया गया है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ, उसके बाद नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप पढ़िएगा, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। फ्रुक्टोज इज एनोदर कॉमन एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड, फ्रुक्टोज जो है ये एनोदर एग्जांपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला एज ग्लूकोज, इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो ग्लूकोज के समान ही होता है। इट इज लिबो रोटेटरी बिकॉज इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, अर्थात कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, इसीलिए इसको हम लोग लिबो रोटेटरी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट एबंडेंटली इन फ्रूट्स, ये बहुत अधिक पाया जाता है एबंडेंटली यहाँ पे फ्रूट्स में पाया जाता है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड फ्रूट शुगर ऑल्सो, इसीलिए इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए दोस्तों, इट इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांस है कि ये पूछा जाएगा। इट इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नॉन शुगर, जितने भी नॉन शुगर है उसमें सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट कौन है, फ्रुक्टोज। इट इज रेडली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल में बहुत अच्छा, वाटर में बहुत अच्छा सोल्यूबल है, ठीक है, स्पेरिंगली, जबकि थोड़ा बहुत ये सोल्यूबल होता है अल्कोहल में और ये ईथर में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। इट इज वाइट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी याद रखेंगे 375 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन देखिए दोस्तों, लिबो रोटेटरी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए इसका जो रोटेशन है ये माइनस होगा, ठीक है, -133 डिग्री होगा, जबकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम लोगों ने पढ़ा ग्लूकोज में उसका पॉजिटिव में था, ठीक है, इसका नेगेटिव में होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए दोस्तों, जिस प्रकार हम लोगों ने ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, सेम टू सेम यहाँ पे फ्रुक्टोज का भी होने वाला है। थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है उस प्रकार यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ठीक है, इसमें CO ग्रुप है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए HCN के साथ रिएक्ट करके ये फ्रुक्टोज साइनोहाइड्रिन बनाएगा, उसमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना रहा था, यहाँ पे फ्रुक्टोज साइनोहाइड्रिन बनेगा, उसका यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल एमिन, हाइड्रोक्साइल एमिन के साथ रिएक्ट करके ये फ्रुक्टोज ऑक्साइम बनेगा, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है।
रिडक्शन देखिए, रिडक्शन करेगा और रिडक्शन करके ये क्या बनेगा, मैनिटोल बनाएगा और एक सॉर्बिटॉल बनाएगा। उसमें सॉर्बिटॉल हम लोगों ने पढ़ा, उसमें भी सॉर्बिटॉल बना रहा था। यहाँ पे देखिए सॉर्बिटॉल बनाएगा और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनाएगा मैनिटोल, ठीक है। ऑक्सीडेशन देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं इसके साथ ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड बनाएगा, टार्टरिक एसिड बनाएगा और ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटरिक एसिड बनाएगा। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिएक्शंस विद एल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करके फ्रुक्टोज पेंटा एसीटेट बनाता है। देखिए ये एसिटिक एनाइड्राइड ले लिए हैं, एनाइड्राइड एसाइलेशन यहाँ पे हो रहा है, CH3COOH बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। तो जो हम लोगों ने ग्लूकोज में पढ़ा यहाँ पे सेम वही रिएक्शन यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल के साथ देखिए ड्राई HCl लेकर के मिथाइल फ्रुक्टोसाइड बना रहा है। उसके बाद देखिए मेटलिक हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम फ्रुक्टोसेट बना रहा है, उसमें कैल्शियम ग्लूकोसेट बना रहा था, अब कैल्शियम फ्रुक्टोसेट बना रहा है। तो अगर एक का आप याद रखेंगे तो दूसरा का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोस ये दिया गया है लंबा चौड़ा, इसको आप पढ़ सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोस भी दिया गया है, किस प्रकार साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। ओसाजोन फॉर्मेशन आपका सिलेबस में है कि नहीं, रुके थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ ओसाजोन है या फिर नहीं। ओसाजोन शायद नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपका है सिलेबस में, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसीलिए ओसाजोन यहाँ पे मैंने इसको दिया है, क्योंकि इंटर कन्वर्जन पढ़ने के लिए आपको ओसाजोन फॉर्मेशन पढ़ना होगा, ठीक, क्योंकि ओसाजोन फॉर्मेशन के थ्रू ही ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज होता है या फिर फ्रुक्टोज ग्लूकोज में चेंज होता है। तो इसको भी देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सबसे पहले ग्लूकोज का यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, ग्लूको ओसाजोन बनाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज का रिएक्शन करेंगे C6H5NH NH2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ग्लूकोज ओसाजोन बनेंगे। इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको ग्लूकोसोन बनेगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग ZnCH3COOH के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करेंगे तो फ्रुक्टोज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लूकोज दे दिया और आपका इंटर कन्वर्जन करना है फ्रुक्टोज में, और इसमें से कोई भी रिएक्शन कंडीशन आपका जो नीचे आपका ऑप्शंस रहेगा उसमें कोई भी रिएक्शन कंडीशन ऑप्शंस रह सकता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए रिएक्शन कंडीशन को याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन कंडीशन को याद रखिएगा कि ग्लूकोज से आप फ्रुक्टोज को बनाने में किस प्रकार से प्रोसेस चलता है, क्या क्या कंडीशन लिया जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, रिडक्शन जब करते हैं तो वो किसका प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं, तो इसका याद रखेंगे ZnCH3COOH लेते हैं, ठीक है। तो सारे रिएक्शन कंडीशन को याद रखिएगा। ग्लूकोज का जब रिडक्शन करेंगे फ्रुक्टोज में क्या क्या रिडक्शन कंडीशन होगा, इसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रुक्टोज का यहाँ पे कन्वर्जन दिया गया है, मिक्सचर ऑफ एपिमेटिक ग्लूकोज या फिर मैनोज में फ्रुक्टोज को मैनोज में या फिर ग्लूकोज में किस प्रकार से चेंज करना है, वो चीज़ यहाँ पे सारा कन्वर्जन दिया गया है। और जितने भी रिएक्शन कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि पहले NaHgH2 के साथ रिएक्ट करा रहा है, फिर HNO3 लिया है, हीट दे रहा है, ठीक है। तो ये सबको देख लेना है क्या क्या आपका रिएक्शन कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। अभी रिवीजन क्लास है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। उसके बाद चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोजेस, ये भी आपका चैप्टर में है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। लेंथनिंग ऑफ एल्डोजेस जो मैंने नोट्स दिया है, जिन्होंने भी नोट्स लिया है उन्होंने मेरे ख्याल से पढ़ के ख़त्म कर दिया होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का जितने भी आपका टॉपिक्स है सभी प्रकार के नोट्स आप अवेलेबल हैं, और जितने भी चैप्टर है आपके सिलेबस में 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर के आपको अगर नोट्स चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एकदम आसान भाषा में सभी लिखा गया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे लेंथनिंग ऑफ एल्डोजेस किलियनी फिशर सिंथेसिस के द्वारा आप चेन लेंथनिंग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, चेन लेंथनिंग मतलब चेन को लंबा किया जा रहा है, ठीक है। पहले एल्डोपेंटोसिस, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, एल्डोपेंटोसिस आपका था, देखिए यहाँ पे देखिए एल्डोपेंटोसिस आपका था, एल्डोहेक्सोसिस बना, तो एक कार्बन एटम यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे चेन का लेंथनिंग हो रहा है। तो किस प्रकार से लेंथनिंग हो रहा है इसको देखिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एल्डोपेंटोसिस का रिएक्शन करेंगे HCN के साथ, तो यहाँ पे देखिए CN ग्रुप आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो CN का हाइड्रोलाइज होकर के COOH आ गया, फिर हीट H2O करेंगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। और एक O का यहाँ पे साइक्लिक चेन बनेगा, ठीक है। C5 के साथ देखिए यहाँ पे साइक्लिक चेन बनाया जो हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था। उसके बाद देखिए दोस्तों NaBH4 के साथ यहाँ पे रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाएगा और हमारा एल्डोहेक्सोसिस फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एल्डोपेंटोसिस यहाँ पे 5 कार्बन एटम था, एल्डोहेक्सोसिस यहाँ पे 6 कार्बन एटम है। तो चेन का लेंथनिंग हुआ कि नहीं, +1 कार्बन एटम यहाँ पे जुड़ गया है। तो ये जो प्रोसेस ये चेन लेंथनिंग का प्रोसेस है। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है क्या क्या रिएक्शन कंडीशन के द्वारा आप प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये तो स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, सिंपल एक तीर लगा करके आप यहाँ पे HCN
उसके बाद हीट, उसके बाद रिडक्शन, ये सारी चीज़ों को आपको इस टाइप से लिख देना है NaBH4, ठीक है, H2O। ये सारे कंडीशन को आपको एक ही तीर के ऊपर लिख देना है और डायरेक्ट एल्डोपेंटोजेस से एल्डोहेक्सोजेस बना देना है, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्टली आएगा इस टाइप से, स्टेप बाय स्टेप नहीं आएगा, वो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड किया हूँ। देखिए दोस्तों, एल्डोपेंटोजेस से डायरेक्टली आप एल्डोहेक्सोजेस किस प्रकार बनाएंगे, तो सारे रिएक्शन कंडीशन को इस प्रकार से आप देख लीजिएगा क्या क्या रिएक्शन कंडीशन है, ठीक है। और इसी पूरा प्रोसेस को किलियनी सिंथेसिस कहा गया है, ठीक है। उसी का शॉर्ट में यहाँ पे देखिए दे दिया हूँ, किलियनी सिंथेसिस के द्वारा कैसे यहाँ पे आप चेन को लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोजेस, ठीक है, चेन को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रफ डिग्रेडेशन से कर सकते हैं। रफ डिग्रेडेशन के यहाँ पे देखिए ग्लूकोज एंड एल्डोहेक्सोस था, यहाँ पे अराबिनोज एल्डोहेक्सोस बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक कार्बन एटम हट गया है, तो इसको कहा जाता है, क्या था, रफ डिग्रेडेशन प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए Br2H2O कर रहे हैं, CaCl2 और H2O2Fe3+, इन सभी कंडीशन को आपको याद रखना है। ग्लूकोज से देखिए डायरेक्ट एक कार्बन एटम यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। उसके बाद और एक डिग्रेडेशन दिया गया है, इसमें सेम प्रोसेस, ये कंडीशन खाली अलग अलग लिया गया है, तो कंडीशन को आपको देख लेना है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है एरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्ट्रोमर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, अर्थात कि एरिथ्रो नोमेनक्लेचर और थ्रियो नोमेनक्लेचर कब प्रयोग किया जाता है। दो एग्जांपल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा एरिथ्रो है कौन सा थ्रियो है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक ही साइड में अगर OH ग्रुप रहता है या फिर कोई भी ग्रुप एक ही साइड में रहता है तो उसको कहा जाता है एरिथ्रो, ठीक है। और अगर देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मतलब ये डी एरिथ्रो हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है मतलब ये एल एरिथ्रो हो गया, ठीक है। वही अगर ऑपोजिट साइड में है, देखिए जो ग्रुप होता है ऑपोजिट साइड में है, ये ऑपोजिट में है, ये ऑपोजिट में है, तो इसको हम लोग कहेंगे थ्रियो, ठीक है। और यहाँ पे आपका डी थ्रियो हो जाएगा और इसके बाद एल थ्रियो हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे ये वाला कार्बन पे चेक करना है कि राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। इसमें देखिए राइट साइड में है तो डी थ्रियो हो गया, इसमें देखिए लेफ्ट साइड में है तो ये आपका एल थ्रियो हो गया, ठीक है। तो थ्रियो और एरिथ्रो को आप देख लीजिएगा। इथर्स एंड एस्टर भी मेरे ख्याल से आपके जो सिलेबस दिया गया है इथर्स एंड एस्टर भी है, इथर्स एंड एस्टर का भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो इसको आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए सारा चीज़ मैंने एक फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स बहुत लंबा चैप्टर है, जिन्होंने पहले ही मेरे से नोट्स ले लिया है वो सभी इसको कंप्लीट भी कर लिए होंगे। रिंग साइज ऑफ मोनोसेक्राइड्स, रिंग साइज मेरे ख्याल से आपका है तभी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था और आपके आने वाले परीक्षा में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं से देने का प्रयास करना होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने कॉपी में खुद से आंसर दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए दोस्तों पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, जब ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होता है तो उसको क्या कहा जाता है, टोटोमेरिज्म, रेस्माइजेशन या फिर स्पेसिफिक रोटेशन या फिर म्यूटा रोटेशन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। तो देखिए चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसको कहा जाता है म्यूटा रोटेशन, ठीक है। म्यूटे रोटेशन या फिर म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। अल्फा बीटा दोनों एनोमर में ये शो होता है, ठीक है। जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज अगर डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू है डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यूटा रोटेशन। एमाइलोपेक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ, देखिए आपका किताब में पॉलीमर और कार्बोहाइड्रेट का जो चैप्टर है दोनों चैप्टर को साथ ही में दिया गया है, तो पॉलीमर के एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसको भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है ये आपको बताना है। और अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, लैक्टोज या फिर एमाइलोज। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। ये पॉलीमर का भी एक प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है और आपका कार्बोहाइड्रेट का भी क्वेश्चन हो जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। एमाइलोपेक्टिन जो होता है, एमाइलोपेक्टिन किसका पॉलीमर है, अर्थात इसका मोनोमर यूनिट कौन सा है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का ये मोनोमर यूनिट इसका हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज से बनकर बना हुआ है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज से और भी बहुत सारे आपका यहाँ पे पॉलीमर बनता है, जैसे कि स्टार्च भी बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से, उसके बाद ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है, ग्लाइकोजन, ये सब कॉमन नेम है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
द टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रिफर्स टू, एनोमर किसको कहा जाता है? आइसोमर ऑफ ग्लूकोज एंड डिफर इन कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन्स 1 and 4, ए मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, ऑप्शन सी है इनएंसोमर ऑफ ग्लूकोज या फिर आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कन्फिग्रेशन एट कार्बन C1। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कन्फिग्रेशन एट कार्बन एटम C1। C1 का जो कन्फिग्रेशन है उसमें केवल डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं। ठीक है, एनोमर्स कहते हैं। केवल ये C1 पे डिफरेंस होगा इसके दोनों स्ट्रक्चर में, और आपस में साइक्लिक डायस्टेरोमर होंगे। और याद रखेंगे ये दोनों ही फॉर्म में होता है, अल्फा और बीटा दोनों ही फॉर्म में ये एनोमर्स मौजूद रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड आर एपीमर्स, एनोमर्स, इनएंसोमर्स या फिर कन्फॉर्मेशनल डायस्टेरोमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, अल्फा डी ग्लूकोसाइड मिथाइल, उसके बाद मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, ये आपस में एनोमर्स होते हैं, अर्थात कि इसके केवल C1 के कन्फिग्रेशन में ही चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। स्ट्रक्चर अगर जानना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है अल्फा डी ग्लूकोसाइड का। यहाँ पर देखिए COCH3H, उसके बाद CHOH होल 3 CH, और यहाँ पे साइक्लिक चेन रहता है, ऑक्सीजन यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, ये मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोज है, और बीटा डी ग्लूकोज ये जो COCH3 ग्रुप ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, केवल C1 में चेंज रहता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एनोमर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनोमर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन बीटा डी ग्लूकोज इज, बीटा डी ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार होता है CHO, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CHO COH H, उसके बाद CHOH C, इधर OH इधर H, फिर C इधर OH इधर H, और यहाँ पे H, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें देखिए 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, और इस कार्बन पे 1, 4 यहाँ पे आपका ये रहता है। ठीक है, 4 कायरल कार्बन रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी, 4 कायरल कार्बन यहाँ पे मौजूद रहता है। कायरल कार्बन एटम किसे कहा जाता है? कायरल कार्बन मतलब कार्बन के चारों ओर जो अलग अलग ग्रुप्स अटैच होंगे, जैसे कि मान लेते हैं BrICl H, जैसे कि ये कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि इसके देखिए चारों ओर अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो ऐसे कार्बन एटम को हम लोग कायरल कार्बन एटम कहते हैं। तो वही पूछा गया था कि बीटा डी ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन एटम होता है, तो 4 कायरल कार्बन एटम तो होता है, इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ग्लाइकोजन इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। ग्लाइकोजन क्या है? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है, इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1 एंड C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये बना हुआ है। ब्रांचिंग ओकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू, जो स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का वो किसके सिमिलर होता है ये आपको बताना है, एमाइलोज के, एमाइलोपेक्टिन के, या फिर सेलुलोज के, या फिर ग्लाइकोजन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो एमाइलोपेक्टिन है इसमें भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसेक्राइड इज, एक डाइसेक्राइड यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे मोनोसेक्राइड जुड़ करके एक डाइसेक्राइड बना है, तो इससे संबंधित कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके ऑप्शंस को देखिए, पहला ऑप्शन देखिए रिंग 1 इज पायरानोज विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, उसके बाद रिंग 1 इज फ्यूरेनोज विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 2 इज फ्यूरेनस इज विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या फिर 2 इज पायरेनोज विद अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, रिंग 2 जो होता है, ये जो रिंग 2 है ये पायरेनोज है एंड अल्फा ग्लाइकोसाइडिक यहाँ पे लिंकेज देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलता है, और ये क्या है? पायरेनोज है। माफ़ कीजिएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रिंग 1 पायरेनोज है। ठीक है, रिंग 1 पायरेनोज है। ठीक है, उसके बाद ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से यहाँ पे लिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए C1 इसका C1 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोहेक्सोसेस। कीटोहेक्सोस का कौन सा एग्जाम्पल है? मेनोस है, गैलेक्टोस है, माल्टोस है या फिर फ्रुक्टोस है? तो कीटोहेक्सोसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रुक्टोस, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीटोहेक्सोसेस, कीटोहेक्सोस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कहाँ गया कीटोहेक्सोस, जैसे कि कीटोन, ये कीटोन हो गया कीटोन, और हेक्सोस मतलब 6 कार्बन एटम। और फ्रुक्टोस में हम लोगों ने पढ़ा कीटोनिक ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रुक्टोस का कैसा होता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे होता है, CH2OH ऊपर में रहता है, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ रहता है, उसके बाद नीचे वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लूकोज जैसा ही होता है। यहाँ पे खाली एक चेंजेस रहता है, सी डबल बॉन्ड ओ रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन को कौन रिड्यूस नहीं करता है, ये चीज़ आपको बताना, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड जो होता है ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, जबकि ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा ना, एक फेलिंग सॉल्यूशन और दूसरा टॉलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड जो होता है ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। और वैसे हम लोग शुगर्स को रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर कुछ कुछ जैसे कि फ्रुक्टोस हम लोग ने पढ़ा था, ग्लूकोज, मेल्टोस, लैक्टोस, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। उनका भी क्वेश्चन आ गया आगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सुक्रोज या फिर जिसको कहा जाता है केन शुगर इज ए डाइसेक्राइड। वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज मिलेगा, या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज मिलेगा, या फिर ऑप्शन डी है, देखिए मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज मिलेगा। तो देखिए सुक्रोज जो होता है ये आपका डाइसेक्राइड होता है, और इसको आप अगर यहाँ पे हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको ऑप्शन सी मिलेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ आपका फ्रुक्टोज मिलेगा, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है और ये जो फ्रुक्टोज है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा एक दूसरे से अटैच रहते हैं सुक्रोज में, ठीक है। सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ग्लूकोज इधर अटैच रहता है, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए सुक्रोज में क्या रहता है, एक इधर पे ग्लूकोज हो गया, एक इधर पे ऐसे ग्लूकोज यहाँ पे अटैच रहता है, CH2OH, इधर OH 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 इधर रहता है। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा ये फ्रुक्टोज के साथ अटैच रहता है, ठीक है। इधर क्या रहता है, इधर को आपका फ्रुक्टोज रहता है, इधर फ्रुक्टोज रहता है, इधर ग्लूकोज रहता है, और बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से एक दूसरे से अटैच रहता है सुक्रोज। तो यहाँ पे सुक्रोज का हाइड्रोलाइज करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर के बना है, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ही देगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज देगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे फ्रुक्टोज देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए कंपाउंड गिव नेगेटिव टेस्ट विथ निनहाइड्रीन एंड पॉजिटिव टेस्ट विथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। कोई एक कंपाउंड है जो कि निनहाइड्रीन का नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे क्या दे रहा है, निनहाइड्रीन का नेगेटिव टेस्ट दे रहा है और बेनेडिक्ट्स का पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। द कंपाउंड इज, वो कंपाउंड क्या होगा, एक प्रोटीन होगा, अमीनो एसिड होगा, लिपिड होगा, या फिर एक मोनोसेक्राइड्स होगा। देखिए दोस्तों एक मोनोसेक्राइड ही ऐसा कंपाउंड होता है जो कि निनहाइड्रीन का यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट देता है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोसेक्राइड, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मोनोसेक्राइड, ठीक है। निनहाइड्रीन टेस्ट किस लिए उपयोग किया जाता है, निनहाइड्रीन टेस्ट देखिए, निनहाइड्रीन टेस्ट का उपयोग किया जाता है एमीन्स के लिए, एमीन्स का पता लगाने के लिए करते हैं। एमीन्स या फिर एमीन्स वाले जो ग्रुप होते हैं जैसे कि अल्फा अमीनो एसिड, तो एमीन्स या फिर अल्फा अमीनो एसिड नहीं मौजूद रहते हैं मोनोसेक्राइड, इसीलिए इसका आपका टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के लीवर में स्टोर्ड रहता है कौन सा पॉलीमर, एमाइलोज, सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजेन। इसका करेक्ट आंसर देंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा देखिए दोस्तों ग्लाइकोजेन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं प्लांट्स में जैसे कि स्टार्च होता है उसी प्रकार एनिमल में क्या रहता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। प्लांट्स के लिए स्टार्च जितना मौजूद इंपॉर्टेंट रहता है उसी प्रकार एनिमल के लिए ग्लाइकोजन मौजूद रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज इज। सेलुलोज का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने से क्या मिलेगा, डी फ्रुक्टोज, डी राइबोस, डी ग्लूकोज या फिर
एल ग्लूकोज, तो ये किससे बना रहता है, डी ग्लूकोज से बना रहता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक ब्रेकेज होगा इसमें, और एसिड हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो हमको डी ग्लूकोज प्राप्त होगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस सेलुलोज का किस प्रकार करते हैं, इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक ब्रेकेज देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे जाकर के हाइड्रोलाइज करके हम लोग इसको डी ग्लूकोज में परिवर्तन कर सकते हैं। रेफिनोज इज ए, रेफिनोज क्या है, डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है, या फिर नन ऑफ दीज है, क्या है। तो ये जो रेफिनोज होता है ये ट्राइसेक्राइड होता है, ट्राइसेक्राइड रेफिनोज। रेफिनोज क्या होता है, ट्राइसेक्राइड। किससे किससे बना रहता है, ये ग्लूकोज से बना रहता है, प्लस गैलेक्टोज से बना रहता है, प्लस फ्रुक्टोज से बना रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखेंगे। रेफिनोज क्या है, ट्राइसेक्राइड है, क्योंकि 3 मोनोसेक्राइड यूनिट यहाँ पे मिल करके रेफिनोज बनाता है। कौन कौन सा 3 मोनोसेक्राइड यूनिट है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और फ्रुक्टोज है। ये तीनों ही मोनोसेक्राइड यूनिट मिल करके रेफिनोज बना रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ब्रोमो मॉलिक्यूल। ब्रोमो मॉलिक्यूल के रूप में कौन सा क्लासिफाइड नहीं हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही ब्रोमो मॉलिक्यूल्स के रूप में हम लोग इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिन कंटेन्स इन मिल्क इजन। केसिन जो कि मिल्क में रहता है, ये क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, लिपिड, प्रोटीन, या फिर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। तो केसिन क्या होता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है, प्रोटीन रहता है। आपने अगर आपने पीजी किया है तो केसिन का आपने प्रैक्टिकल अवश्य ही किया होगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। केसिन का प्रैक्टिकल एमएससी में आपका रहता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट, प्रोटीन, इसमें केसिन में क्या रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर कॉमन मोनोसेक्राइड्स ऑफ इंटरेस्ट इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री एक्सेप्ट। सभी मोनोसेक्राइड यूनिट है, जबकि एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, ये आपको बताना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, या फिर माल्टोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्टोज जो है, ये क्या है, इसमें पूछा गया था मोनोसेक्राइड ऑफ इंटरेस्ट इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री। ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री में तीनों आपको मिलता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, लेकिन माल्टोज जो है ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि माल्टोज क्या है, माल्टोज मोनोसेक्राइड नहीं है, बल्कि माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, ठीक है, डाइसेक्राइड। माल्टोज का क्या होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर, माल्टोज का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। माल्टोज का स्ट्रक्चर, इधर ग्लूकोज, ये भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से यहाँ पे अटैच रहता है, और इधर ग्लूकोज, इस टाइप से माल्टोज का रहता है स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर लिपिड है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन होता है, ठीक है। और प्रोटीन होता है इंसुलिन, कहाँ मिलता है, पेप्टाइड हार्मोन में मिलता है, ठीक है। इंसुलिन में क्या मिलता है, पेप्टाइड हार्मोन, और उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। और इंसुलिन कहाँ से उत्सर्जित होता है, पेनक्रियाज में ये उत्सर्जित होता है, ठीक है, पेनक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर कौन सा है डी ग्लूकोज का, ये आपको बताना है। ए नंबर है, बी नंबर है, या फिर दोनों है, या फिर डी है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी को ही अपना कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए 19 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्यूरेनस। जो ग्लूकोज होता है ये 3 फॉर्म में मौजूद रहता है। 3 फॉर्म कौन कौन सा, एक तो ओपन चेन फॉर्म हो गया, जो हम लोगों ने पढ़ा, ओपन चेन फॉर्म हो गया, ये बहुत ही कम मौजूद रहता है, 0.02% नेचर में मौजूद रहता है ओपन चेन फॉर्म। उसके बाद पायरेनोस फॉर्म, जो हम लोगों ने साइक्लिक फॉर्म, ये वाला साइक्लिक फॉर्म हम लोगों ने, जो सिंपल सा साइक्लिक फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इसको कहते हैं पायरेनोस फॉर्म। इस अल्फा बीटा दोनों ही में ये रहता है, और ये 99% रहता है, ठीक है। और कुछ परसेंट, 1% जो होता है ये होता है फ्यूरेनोज फॉर्म। इस फॉर्म को कहा जाता है फ्यूरेनोज फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म को फ्यूरेनोज फॉर्म कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा आपको इसको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, और ये आप पढ़े हैं, ठीक है। इस प्रकार फ्यूरेनोज जो फॉर्म होता है ग्लूकोज का, इस टाइप से फ्यूरेनोज फॉर्म होता है। यहाँ पे OH आपका लगा होता है, OH, इधर OH रहता है, इधर H रहता है, इधर अभी याद आ रहा है, इस टाइप से फ्यूरेनोस फॉर्म आपने पढ़ा होगा, OH, इधर OH रहता है, ये आपका फ्यूरेनोस फॉर्म है। वही ये वाला फॉर्म है, यहाँ पे ये वाला नीचे की तरफ बना दिया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हावर्ट्स प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोजिस। हावर्ट्स प्रोजेक्शन कौन सा है अल्फा डी ग्लूकोज का, ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है
दूसरा ऑप्शन है दोनों सही है या फिर नन ऑफ दिस। तो हवर्ट्स प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हवर्ट्स प्रोजेक्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज इंसॉल्युबल इन वाटर। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इंसॉल्युबल इन वाटर है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है अल्फा केरेटिन, ऑप्शन बी है देखिए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है राइबो न्यूक्लियस या फिर एडेनिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा केराटिन। ठीक है, अल्फा केराटिन जो होता है ये इंसॉल्युबल इन वाटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। 1 अल्फा डी ग्लूकोसाइल 4 फ्रुक्टोज, 1 बीटा डी ग्लूकोसाइल 2 फ्रुक्टोज या फिर 1 अल्फा डी ग्लूकोसाइल 2 फ्रुक्टोज या फिर 1 अल्फा डी ग्लूकोसाइल 4 फ्रुक्टोज। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का 1 अल्फा डी ग्लूकोसाइल एंड 2 फ्रुक्टोज। ठीक है, स्ट्रक्चर भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए 1 अल्फा यहाँ पे डी ग्लूकोज का अल्फा पोजीशन पे रहता है और यहाँ पे 2 पोजीशन पे फ्रुक्टोज का रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। इधर ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज रहता है CH2OH, इधर OH H OH, इधर H, इसका 1 नंबर पे और इधर फ्रुक्टोज का 2 नंबर पे ये अटैच रहता है। ठीक है, O इधर CH2OH ये 1 नंबर और ये दूसरा नंबर पे अटैच रहता है। उस टाइप से फ्रुक्टोज रहता है इस टाइप से। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 1 और 2 नंबर पे फ्रुक्टोज रहता है। 1 नंबर पे इसका रहता है देखिए 1 अल्फा डी ग्लूकोसाइल ग्रुप रहता है और दूसरा नंबर फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन पे रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द बॉन्ड कनेक्टिंग द 2 मोनोसेक्राइड इन माल्टोज इज और एन इज ए लिंकेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऑप्शन सी है देखिए 1,2 एनोमेरिक लिंकेज या फिर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। तो जो माल्टोस होता है इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जो होता है ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, इसका मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। हेमी एसिटल ग्रुप कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड ग्रुप, डाइसेक्राइड बॉन्ड इज एन अल्फा 1,4 लिंकेज, डाइसेक्राइड बॉन्ड इज एन बीटा 1,4 लिंकेज या फिर डाइसेक्राइड बॉन्ड इज ए 1,2 एनोमेरिक लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डाइसेक्राइड बॉन्ड इज 1,2 एनोमेरिक लिंकेज। डाइसेक्राइड एनोमेरिक लिंकेज होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपका सुक्रोज है ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। द 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड अल्फा ऑफ C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा सुक्रोज बनाने के लिए। ठीक है, अर्थात कि सुक्रोज में क्या रहता है, जो अल्फा ग्लूकोज रहता है वो C1 से कनेक्ट रहता है और जो बीटा फ्रुक्टोज रहता है वो C2 से कनेक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर एनोमर्स होते हैं, एपीमर्स होते हैं, इनेंशियोमर होते हैं या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। जो अल्फा डी ग्लूकोज है और जो बीटा डी ग्लूकोज है ये आपस में क्या रहते हैं, एनोमर्स हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, एनोमर्स होते हैं, अर्थात कि C1 पे इनका कन्फिग्रेशन खाली अलग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट किस में शो करेगा, सुक्रोज में, ग्लूकोज में, फैट्स में या फिर प्रोटीन्स में। तो ऑब्वियस बात है ग्लूकोज में शो करेगा क्योंकि ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है। ठीक है, कंटेन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप, सुक्रोज फैट्स ये सब में नहीं होता है, इसीलिए ये शो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। चलिए स्टेटमेंट्स को देखिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट देखिए स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, एमाइलोज इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ सेलुलोज या फिर प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड या फिर लास्ट ऑप्शन है इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज
देयर आर 4 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च जो होता है ये पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज होता है। स्टार्च क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और स्टार्च का ये जो स्ट्रक्चर है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। स्टार्च इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये एक ग्लूकोज यहाँ पे अटैच रहता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा, दूसरा इधर ग्लूकोज अटैच रहता है, ठीक है। इस प्रकार स्टार्च का फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। When a monosaccharide forms a ring by interactions of one of its hydroxyl group with its aldehyde group, the bond is referred to as or an डैश लिंकेज, इथर लिंकेज, एस्टर लिंकेज, एसिटल लिंकेज या फिर हेमी एसिटल लिंकेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर देंगे। इसमें कहा गया है व्हेन अ मोनोसेक्राइड, कोई एक मोनोसेक्राइड है, फॉर्म ए रिंग, कोई रिंग फॉर्मेशन कर रहा है बाय इंटरेक्शंस ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल, ठीक है। ये लिंकेज इस टाइप से कह रहा है, इस टाइप से कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे CHO ग्रुप है मान लेते हैं आपका। उसके बाद यहाँ पे COH जो हम लोग को ग्लूकोज होता है, यहाँ ऐसे करके है। C5 का जो OH रहता है और C1 के साथ यहाँ पे जो साइक्लिक फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं हेमी एसिटल। देखिए यहाँ पे OH CHO ग्रुप का CO ग्रुप के साथ और यहाँ पे OH ग्रुप के साथ लिंकेज हो रहा है, ठीक है। वही चीज़ कहा गया था। हाइड्रोक्साइल ग्रुप विद एल्डिहाइड ग्रुप, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होता है और उसके लिंकेज जो होता है और साइक्लिक फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए मोनोसेक्राइड फॉर्म ए साइक्लिक हेमी एसिटल, जब कोई मोनोसेक्राइड साइक्लिक हेमी एसिटल बनाता है द कार्बन एटम दैट कंटेन द कार्बोनाइल ग्रुप इज आइडेंटिफाइड एज द एनोमेरिक कार्बन एटम बिकॉज द कार्बोनाइल ग्रुप इज ड्रॉन टू द राइट, द कार्बोनाइल ग्रुप इज ड्रॉन टू द लेफ्ट, इट्स सब्स्टिट्यूएंट कैन एज्यूम अल्फा बीटा पोजिशन, या फिर लास्ट ऑप्शन है देखिए इट फॉर्म्स बॉन्ड टू अन OR और OR डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इट्स सब्स्टिट्यूएंट कैन एज्यूम एज अल्फा और बीटा पोजिशन। अब चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए आउट ऑफ माल्टोज, सेलोबोएज, सुक्रोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 4, 1, 3 एंड 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव, कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है ये आपको बताना है। तो देखिए रिड्यूसिंग शुगर जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर है, सेलुबोएज रिड्यूसिंग शुगर है और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जो है ये नहीं होता है रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 1, 2 एंड 4 रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सा है याद रखेंगे, मैंने बता भी दिया था। गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज है, उसके बाद फ्रुक्टोज है, जो भी कॉमन रिड्यूसिंग शुगर है, सेलुबोएज है, सेलुबोएज है, राइबोज, राइबोज, ग्लिसरल्डिहाइड, एक होता है जाइलोज, एक होता है लैक्टोज, माल्टोज। इतना चीज़ कॉमन रिड्यूसिंग शुगर है, इनका आप नाम याद रखिएगा, आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम पार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट इज़ एन एल्डोहेक्सोसिस, ये एल्डोहेक्सोसिस है। ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म्स एन हेक्सेन, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, या फिर लास्ट ऑप्शन है इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इट प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म। फ्यूरेनोज मतलब क्या होता है? 5 मेंबर रिंग होता है, ठीक है। फ्यूरेनोज मतलब 5 मेंबर रिंग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज गिवन बिलो, कोई एक स्ट्रक्चर है जिसमें डाइसेक्राइड बना है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से, आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन एटम्स, एनोमेरिक कार्बन एटम्स कौन सा है? तो देखिए इसको ध्यानपूर्वक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ द फ्रुक्टोज। यहाँ पे देखिए एनोमेरिक है, क्योंकि C1 पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज रहता है इसीलिए इसको कहा जाता है एनोमेरिक, ठीक है। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के द्वारा ही रिएक्शन शो करेगा, अर्थात आप यहाँ पे कह सकते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। मतलब कौन सा रिएक्शन के थ्रू आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं ग्लूकोज का? ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनाता है। ऑप्शन बी है देखिए ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइल एमीन टू फॉर्म एन ऑक्साइम, या फिर लास्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी है
पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलेमिन। लास्ट ऑप्शन है देखिए दोस्तों, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल एमीन। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था, देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आप कैसे प्रूव करेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो याद रखिएगा ओपन चेन स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप मौजूद है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप नहीं होता है क्योंकि वो C5 के साथ मिल जाता है। यहाँ पे देखिए पेंटा एसीटेट ऑफ जो ग्लूकोज होता है, पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, बिकॉज द एब्सेंट, यहाँ पे जो CHO ग्रुप है वो एब्सेंट रहता है, इसीलिए रिएक्ट नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एनोमर्स। एनोमर्स कौन सा पेयर शो करता है? तो जिसका यहाँ पे C1 पे कन्फिग्रेशन पे आपका अलग रहेगा, उस वही एनोमर्स को शो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। C1 पे कन्फिग्रेशन इसका अलग अलग है, इसीलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेयर ऑफ एनोमर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। In disaccharide, if the reducing group of monosaccharides, that is aldehyde or ketonic group, are bonded, these are non-reducing sugar. Which of the following disaccharide is a non-reducing sugar? कौन सा डाइसेक्राइड जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये आपको बताना है। चलिए चारों ऑप्शंस को देखिए ध्यानपूर्वक, वीडियो को पॉज करके, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर गिवन। कुछ साइक्लिक 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, कौन सा एनोमर्स है ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यानपूर्वक इसका कौन सा एनोमर्स है। तो इसका 1 और 2 जो है ये एनोमर्स है। ठीक है, 1 और 2 आपका एनोमर्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड 2। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, आर गिवन बिलो, इन विच 2 ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक। 2 ग्लूकोज यूनिट, देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ पे लिंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज यूनिट आर C1 एंड C4 एंड विच इन लिंकेज C1 एंड C6। कौन सा C1 एंड C4 है और कौन सा C1 एंड C6 है। तो चलिए स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने स्मॉल कर दिया है, और स्ट्रक्चर को देखने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए एंड सी आर C1 एंड C4 एंड C1 एंड C6 हो जाएगा, इज बिटवीन C1 एंड C6। ठीक है, ए और सी आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोसाइड के, ग्लोबुलिन्स के, या फिर न्यूक्लियंस के, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स के। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं पॉलीमर होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स फुलफिल द 2 रिक्वायरमेंट स्टेटेड बिलो। कौन सा ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल है या फिर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। पहला रिक्वायरमेंट है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, हाउ मेनी एल्डोजेज, कीटोजेज, फ्यूरेनोज, पायरेनोज एंड हेमी एसिटाल यूनिट आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कितना एल्डोजेज है, कितना कीटोजेज है, उसके बाद कितना फ्यूरेनोज है और कितना पायरेनोज है, ये चीज़ आपको बताना है। एंड हेमी एसिटाल यूनिट, तो एक एक करके आपको बताना है कि कितना हेमी एसिटाल है, कितना एल्डोज है, कितना कीटोज है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक जूम करके देखिए। इसमें जो एल्डोज की संख्या है, ये जो एल्डोज है, एल्डोज अर्थात कि एल्डिहाइड जितने हैं, तो आपको खोजना है एल्डोजेज की संख्या कितना है। तो एल्डोजेज की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा। कीटोजेज की संख्या कितना है, ये देखिए कीटोजेज की यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई यहाँ पे कीटोज नहीं है। कीटोज जो था यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व हो गया है। फ्यूरेनोज कितना है, तो फ्यूरेनोज की जो संख्या है, फ्यूरेनोज भी 0 हो जाएगा, कोई फ्यूरेनोज नहीं है। पायरेनोज अगर है तो यहाँ पे 2 पायरेनोज है। और एंड हेमी एसिटाल की बात करें तो यहाँ पे 1 हेमी एसिटाल है। ठीक है,
तो इस स्ट्रक्चर में इतने सारी चीज़ों को आपको देखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए, एल्डोज 2 हो जाएगा, कीटोज 0, फ्यूरेनोज 0, उसके बाद पायरेनोज 2 और हेमी असीटाल यूनिट हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कर लिया है। अगर टाइम रहा तो और भी नीचे के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 150 प्लस क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी 27 को एग्ज़ाम है या फिर पहले ही एग्ज़ाम है, इसी महीना एग्ज़ाम है, थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करें क्योंकि उनका एग्ज़ाम जल्द हो जाएगा। और आगे जैसा होगा मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।